डियर व्यूअर, स्वागत है आप सभी लोगों का मनु एकेडमी में। और आज हम जिनका इंटरव्यू करने वाले हैं विजय जी, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले तो विजय, आपका बहुत बहुत स्वागत है मनु एकेडमी में। थैंक यू सर जी। मेरे लिए भी ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मैं आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ। आपने मुझे ये चांस दिया आपके मनु एकेडमी के इंटरव्यू में। थैंक यू सो मच फॉर दैट सर। और थोड़ा सा मैं आपका इंट्रोडक्शन दे देता हूं जो लोग इंटरव्यू को देख रहे हैं। रिसेंटली अभी रिजल्ट आया है जी ट्रिपल एस बी में टेक्निकल असिस्टेंट की कोर्स होती है, डिपार्टमेंट होता है इसका इंडस्ट्रियल एंड माइंस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का, जिसमें इन्होंने फर्स्ट रैंक सिक्योर किया है। तो फॉर सिक्योरिंग फर्स्ट रैंक हमारे तरफ से, पूरी मनु एकेडमी की तरफ से आपको मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड हम उम्मीद करते हैं कि आप फ्यूचर में जो भी चाहते हैं, इसके अलावा भी आप चाहते हैं तो जरूर अचीव करें। तो विजय, हम इंटरव्यू में वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे जो कैंडिडेट्स ने आपके लिए भेजे हैं, बट उससे पहले थोड़ा सा ब्रीफली हमें आप अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ग्रेजुएशन कहाँ से हुई आपकी, और ये जो गवर्नमेंट जॉब की जर्नी है ये कैसे स्टार्ट हुई। सर आई एम बेसिकली फ्रॉम वडगाम तालुका, बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। और पढ़ाई मैंने 11th-12th तक तो मैंने पूरी पढ़ाई अपने गांव में की। आफ्टरवर्ड मैंने बी गोकुल यूनिवर्सिटी से की, और उसके बाद जाके मुझे लगा गवर्नमेंट जॉब का इम्पोर्टेंस, तो मैंने उसकी तैयारी स्टार्ट की। अच्छा, गवर्नमेंट कब से तैयारी कर रहे हो आप? सर 2016 से। अच्छा, तो इसके लिए आपने कोई क्लासेस लिए थे या फिर सेल्फ स्टडी है आपकी ये? नहीं सर, मैंने कभी कोई क्लासेस नहीं ज्वाइन किया है। लेकिन हाँ, एक बात बता दूं कि मैंने काफी सारे यूट्यूब चैनल्स ज्वाइन किए थे पहले पढ़ाई के लिए, तो वो था, लेकिन मैंने कोई परफेक्ट क्लास नहीं ज्वाइन किया। अच्छा, तो ये भी एक मैसेज है कि आपने कोई क्लास जॉब ज्वाइन नहीं किया था, उसके बाद भी आपका रैंक 1 है। एक क्वेश्चन आया था एक कैंडिडेट का, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा। वो ये जानना चाह रहे थे कि जिनका रैंक 1 आता है, क्या जब एग्जाम देने जाते हैं तो उनके मन में भी ये भाव रहता है कि सिलेक्शन हो जाए तो मजा आ जाता है, मजा आ जाए, और फिर पता चलता है कि रिजल्ट आया है तो उनका रैंक 1 है। आपके मन में भी ऐसा भाव था कि यार सिलेक्शन हो जाए पहले बस कैसे भी? बिल्कुल सर, जब भी कोई स्टूडेंट एस्पिरेंट प्रिपरेशन करता है तो उसके मन में होता है कि उसका नाम सिलेक्शन लिस्ट में हो, और मेरा भी यही था। लेकिन एक दिक्कत हो गई सर, कि मैंने जैसे वो पेपर अटेम्प्ट करके बाहर निकला और मैंने घर पे आके वो पेपर सॉल्व किया, तो मुझे लगा कि सर मेरा कुछ नहीं होने वाला, आई विल गेट फेल्ड, मैं फेल हो जाऊंगा। लेकिन देखिए सर जी, एक चमत्कार हो गया कि अभी मैं फर्स्ट रैंक पे हूँ। मतलब तो सर मैं काफी डिप्रेशन में रहा अच्छे। सर जी, वो एक बात और करना चाहता हूँ कि मैं रिजल्ट तो सर आने, क्योंकि एग्जाम तो ली गई, लेकिन बीच में क्या हो लिया, रिजर्वेशन वाला इश्यू हो गया, तो 1 साल तक रिजल्ट रुका रहा। तो सर पूरे 1 साल में डिप्रेशन में था, ये क्या बोल सकते हैं, क्योंकि मुझे लगा कि मेरा कुछ नहीं होने वाला इसमें, इस हिसाब से, अच्छा, जबकि मैं टॉप में था। मतलब ये आप देख लो कि कई सारे लोग सोचते हैं कि जो लोग रैंक 1 लाते हैं, जो एग्जाम के टॉपर होते हैं, उनको पहले से पता होता है कि वो तो टॉप करने वाले हैं। और कुछ लोग तो मतलब एग्जाम देने से पहले भी ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि मैं ये बार हो ही जाएगा, या फिर मेरा तो रैंक 1 ही आने वाला है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सबको पहले सिलेक्शन चाहिए होता है, वो रैंक 1 आ जाता है। आपके हिसाब से भी यही है? तो जो सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा है, ये बेसिकली रमेश चौधरी साहब ने, उन्होंने कहा कि जो ये एग्जाम है इसका सिलेबस बहुत ब्रॉडर है, कई सारी स्ट्रीम्स इसमें एलिजिबल होती हैं, और जी ट्रिपल एस बी का जो मॉडल है, कई सारे एग्जाम्स वो करवाते हैं जिसमें कई सारे स्ट्रीम्स एलिजिबल होती हैं। जब ढेर सारे स्ट्रीम्स एलिजिबल होती हैं तो सिलेबस भी वो उसी तरीके से डिजाइन करते हैं। तो उनका कहना है कि सिलेबस इतना ब्रॉड है, हम मैकेनिकल से हैं, हमको दूसरे स्ट्रीम्स के भी क्वेश्चंस वहां पे फेस करने पड़ेंगे। तो जो प्रिपरेशन होती है वो कैसे करें, मतलब पूरा सिलेबस पढ़ना चाहिए या फिर कुछ पोर्शन पढ़ के पढ़ना चाहिए? आपने क्या किया था, पूरा सिलेबस थ्रू आउट पढ़ा था दूसरे ब्रांचेज का भी, या फिर कुछ पोर्शन किया था? ओके सर जी, बढ़िया क्वेश्चन है। सर एक बात तो एस्पिरेंट अपने दिमाग में बिठा ले कि जो भी सिलेबस रहेगा ना, छोटा हो या बड़ा हो, वो सबके लिए है ना, सेम है। आपके लिए अलग से तो कोई सिलेबस है नहीं, तो आपको जितना ही टफ लगता है दूसरे पर्सन को भी इतना ही टफ लगेगा, ये दिमाग में बैठा लीजिए। अच्छा, सेकंड बात करते हैं जी ट्रिपल एस बी के सिलेबस की। ऑब्वियसली क्योंकि जी ट्रिपल एस बी में 2 एस्पेक्ट रहते हैं, एक होता है टेक्निकल, दूसरा है नॉन टेक्निकल। तो 60-40% का रेशियो रहता है हमेशा। और वो टेक्निकल के साइड क्या होता है कि वो जी ट्रिपल एस बी कभी आपको स्पेसिफिक टॉपिक नहीं बताएगा, इस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा कि उसमें 16 से 18 सब्जेक्ट रहता है, ठीक है। तो आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि GSSS भी बोलता नहीं कि आपको FM छोड़ना है या रखना है, या इंडस्ट्री इंजीनियरिंग पढ़नी है नहीं पढ़नी। वो सभी में से क्वेश्चन पूछेंगे, एक दो जरूर पूछेंगे। और पैरेलली आपको 40% का जो जीके का पोर्शन है वो भी करना होता है। तो थोड़ा दिक्कत वाली बात तो है, लेकिन मैं एक दूसरी बात बता रहा हूँ कि आप कोई भी प्लानिंग करें तो छोटा प्लानिंग ना करें। थोड़ा जैसे कि क्या होता है कि सपोज एग्जाम के 2 महीने पहले अगर प्लानिंग करेंगे मुझे क्रैक करना है, तो वो नहीं होगी। आपको 1 साल पहले या 6 मंथ पहले ही प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी, देन एंड देन यू गेट सिलेक्टेड, अदरवाइज आप सिलेक्ट नहीं होगे। ओके, जैसे मेरे क्वेश्चन का सेंस यहाँ पे ये था कि कई सारे ब्रांचेज अवेलेबल होती हैं, तो जब कई सारे ब्रांचेज वहां पे हैं एलिजिबल, तो उसमें सारी ब्रांचों के सिलेबस कवर किए जाते होंगे, हर ब्रांच के क्वेश्चन होते होंगे। तो अगर आप मैकेनिकल का केवल पढ़ के जा रहे हो, सपोज करिए उसमें इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरी जो ब्रांचेज हैं वो भी एलिजिबल हैं, तो उनके भी बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं, तो वो वाला पोर्शन कहाँ से करना चाहिए, उसका सोर्स ऑफ मटेरियल कहाँ से, और आपने कहाँ से किए थे? सर जी, मैंने मैकेनिकल तो पढ़ लिया, लेकिन जो दूसरे स्ट्रीम थे, क्योंकि इसमें करीबन 10 स्ट्रीम थे, है ना। सिविल इंजीनियरिंग की सेवा सारे स्ट्रीम थे, तो वो तो डिफिकल्ट होता है कि सारे दूसरे ब्रांच पढ़े जाए। तो सर इसलिए मैंने क्या किया था कि मेरे 2-4 फ्रेंड्स थे जो इलेक्ट्रिकल में अच्छे थे, कोई रबर में अच्छा था, कोई प्लास्टिक में अच्छा था, तो मैंने उनको ज्वाइन किया और उन्होंने मुझे बताया कि दिस इज टॉपिक है 4-5, तो आप पढ़ लीजिए, इसमें से आपको क्वेश्चन आएंगे और आए भी। और दूसरी बात, जो ये एग्जाम था ना सर, ये डिपार्टमेंट अगर आप देखें ना तो एक कॉटेज और रूरल इंडस्ट्री के रिलेटेड उसका काम रहता है सर। आपको जॉब प्रोफाइल भी देखनी पड़ती है काफी बार। देखिए मेरी जॉब प्रोफाइल है कॉटेज एंड रूरल इंडस्ट्री है ना, कपड़ा कॉटेज का मतलब होता है। सो मुझे इतना तो पता था कि टेक्सटाइल में से ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि उसका रिलेटेड वर्क होता है। तो मैंने टेक्सटाइल तो पूरा पढ़ लिया था, और उससे क्वेश्चन आए भी थे काफी सारे। मैंने जो दूसरे जितने भी स्ट्रीम पढ़े, पहले मैंने क्या किया कि GSSS के अराउंड आपको हर एक फील्ड के पेपर्स मिल जाएंगे, 2-3 पेपर हर एक स्ट्रीम के मिलते हैं ना, तो वो पेपर पहले सॉल्व कीजिए, उसके क्वेश्चन देखिए, उसको वो जो पूरा क्वेश्चन है उसको आप गूगल पे पेश करिए ना, तो आपको कोई ना कोई लिंक मिलेगी, जो पहले लिंक है ना वो सारे क्वेश्चन पढ़ लीजिए। दूसरी चीज आप ये कर सकते हैं कि आप गूगल पे सर्च करिए कि टॉप 100 MCQ ऑफ प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, तो आपको टॉप 100 MCQ मिल जाएंगे ना। तो मैंने इस तरह से करके अपने ही एक बुक बनाया था, उसमें 2500 से 3000 MCQ बनाए, और मैंने पूरा वो रट लिया था, ऐसा भी बोल सकते हैं। ऐसे बोल सकते हैं। तो आपने बताया अब ये 2500-3000 हजार लोग मांगेंगे आपसे, ठीक है, तो आप देख लेना अगर आप अवेलेबिलिटी करवा सकते हो उसका। तो अगर किसी को पर्टिकुलरली इनसे बात करना है तो ये टेलीग्राम पे हैं, एक्टिव हैं, इनको पर्सनल मैसेज आप कर सकते हैं। बाकी इन्होंने बता दिया कि आप कॉपी पेस्ट करें, इनके पास भी मटेरियल है, और मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये शेयर कर सकते हैं तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करें। बाकी जो आपने ये बताया कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, इससे रिलेटेड भी किसी का क्वेश्चन था कि प्रीवियस ईयर का पेपर कैसे सॉल्व करना चाहिए, तो अच्छा हुआ कि आपने इसी में इंक्लूड कर दिया। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू यू, कि आपको सॉल्व करने ही करने चाहिए। सर GSSS में क्या है कि अगर आप पेपर उठा के देखेंगे ना, अगर ज्यादा स्ट्रीम का पेपर रहता है ना सर, तो वो पेपर बहुत ही इजी आता है। और वो लोग क्या करते हैं, जो पुराने पेपर से में से ही पूरे क्वेश्चन को उठाकर रख देते हैं ना। अराउंड अगर आप देखेंगे ना तो 40 से 50% मार्क्स वो पुराने पेपर से ही आते हैं, रिपीट करते हैं। रिपीटेड। और आप जो ये पेपर सॉल्व करने की बात कह रहे हैं, तो ये पेपर सॉल्व करें केवल और केवल जो टेक्निकल असिस्टेंट है उसी का, या फिर GSSS का कोई भी टेक्निकल एग्जाम्स होता है उन सब के पेपर सॉल्व करने चाहिए? सर हर एक, जैसे कि अगर टेक्निकल असिस्टेंट में मैकेनिकल है तो आपको GSSS के सारे मैकेनिकल के पेपर देखने हैं, ऐसा नहीं कि टेक्निकल असिस्टेंट वाला ही देखना है। उसी तरह इलेक्ट्रिकल का होता है तो GSSS में जितने भी पेपर्स लिए इलेक्ट्रिकल साइड, तो वो सारे देख रहे हैं, तभी आपके मार्क्स आएंगे सर। जैसे टेक्निकल असिस्टेंट में 3 से 4 फील्ड अलग अलग है, तो अगर आप मैकेनिकल फील्ड से है तो मैकेनिकल के दूसरे पेपर, जैसे कि इंस्ट्रक्टर का भी पेपर लिया हुआ है, उससे पहले इंडस्ट्री इंस्पेक्टर का पेपर लिया हुआ था, उससे पहले फॉरमैन इंस्ट्रक्टर का पेपर लिया हुआ था, तो हमें सारे पेपर्स करने हैं। सारे पेपर सॉल्व करें, वो बस ये दिमाग में रखें कि जो एग्जामिनेशन बॉडी है वो सेम है, तो क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस ज्यादा हैं, प्रोबेबिलिटी है, तो आप जितने भी उनके पेपर से
तो विजय, नेक्स्ट जो हमारा सवाल है ये जिगर साहब ने पूछा है। इनका कहना है कि जो नॉन टेक्निकल पोर्शन होता है उसको हमको कहाँ से करना चाहिए, उसके लिए सोर्स ऑफ मटेरियल बताएं आप, और किस तरीके से क्या प्लानिंग होनी चाहिए, उसको कैसे प्रैक्टिस करें, कैसे पढ़ें, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में आप बताएं। आप नॉन टेक्निकल के बहुत सारे बच्चे पूछते हैं नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन, क्योंकि टेक्निकल के बच्चे होते हैं तो थोड़ा सा हेजिटेशन भी होता है नॉन टेक्निकल पढ़ना, और थोड़ा उनको मटेरियल भी नहीं मिलता है। मेरे काफी सारे फ्रेंड्स थे जिन्होंने नॉन टेक्निकल को क्वेश्चन को बिल्कुल स्किप कर दिया और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 40% वेटेज रहता है GSSD का किसी भी एग्जाम में जनरल स्टडीज का, तो आप उसको स्किप नहीं कर सकते। उसमें टोटल 15 से ज्यादा चैप्टर्स और सब्जेक्ट है, इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव जैसा बढ़िया सब्जेक्ट भी रहता है, तो आपको बड़ा सोच समझ के उसको पढ़ना चाहिए। जैसे मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था वो आपको बताता हूँ। मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था गुजराती ग्रामर से, क्योंकि वो बड़ा इजी टॉपिक है जो आपको, ठीक है, आप दूसरी एग्जाम में भी उसको अप्लाई होता है, तो आप गुजराती ग्रामर कर सकते हो, इंग्लिश ग्रामर कर सकते हो एज ए टेक्निकल मैन, उसमें मैथमेटिक्स और रीजनिंग भी आता है तो वो आप कर सकते हो। इतना खत्म हो जाए उसके बाद आप दूसरे टॉपिक पे जा सकते हो। जैसे कि गुजराती का हिस्ट्री का आता है, तो आपको पूरी हिस्ट्री नहीं पढ़नी होती है, हिस्ट्री के कुछ सिलेक्टेड टॉपिक ही पढ़ने होते हैं GSSB के। वो आप पुराने पेपर जब सॉल्व करोगे तब आपको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए, कौन से टॉपिक छोड़ने चाहिए। अच्छा, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। जैसे कि एनवायरमेंट, पर्यावरण एक सब्जेक्ट रहता है उसके जीके जनरल स्टडी में, तो GSSB का पर्यावरण का मतलब है पूरा एनवायरमेंट नहीं पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि गुजरात के जो सेंचुरीज है, नेशनल पार्क रहते हैं, मोस्ट टाइम पे नेशनल पार्क होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे देश के लिए, तो वो आपको पूरे रट के जाना है। दूसरी चीज, कोई इंपॉर्टेंट साइट हो, जैसे कि रामसर साइट हो गई, कोई मैंग्रोव के फॉरेस्ट हो गए जो करंट में डिस्कशन में होते, तो वो आपको एक बार देख लेना है। थर्ड चीज क्या आपको देखनी पड़ेगी कि अगर आप करंट ईयर में अगर जैसे कि हमारे क्लाइमेट चेंज की एक मीटिंग होती है हर साल, जिसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP, तो वो मीटिंग कहाँ पे हुई, बस इतनी आप चीज 3-4 चीज पढ़ ले तो आपका वो एनवायरमेंट का सब्जेक्ट खत्म हो गया। वैसे आप सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। एक दूसरा टॉपिक मैं ले लेता हूँ, जैसे कि वो हमारा था डिजास्टर का एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट, वो एक्ट है 2005 वाला। वो एक्ट अगर डिजास्टर वाला है तो उसमें कुछ इतनी बड़ी बात है, 4-5 टॉपिक है, जैसे कि वो एक्ट कब बना, वो डेट आपको याद रखनी है, गुजरात में कब लागू हुआ वो आपको याद रखना है, और हमारे देश में जो ट्रेजेडी बड़ी बड़ी हुई थी एनवायरमेंट के रिलेटेड, क्लाइमेट के रिलेटेड, वो आपको याद रखनी है, तो आपका काम हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड अगर आप कोई स्टैंडर्ड बुक सजेस्ट कर सकते हैं जिसमें मैक्सिमम पोर्शन ऑफ नॉन टेक का मिल जाए, अगर आपने फॉलो किया उसको, अगर आप सजेस्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, तो आप जरूर करें। क्योंकि क्या होते हैं, जो नए स्टूडेंट्स होते हैं उनको अलग अलग सोर्स ढूंढना, फिर उसके बारे में पढ़ना, थोड़ा ज्यादा आइडिया नहीं होता है। तो अगर कोई ऐसी बुक सजेस्ट करें जिसमें मैक्सिमम पोर्शन मिल जाए। सर जी, मैं एक बात आपको मेरे बारे में बताना चाहता हूँ सर। मैंने 8 साल तक पटवारी की जॉब की है, उसके बाद मैं सीनियर क्लर्क था सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में, तो वो सारी जॉब सर नॉन टेक्निकल थी। तो मैंने नॉन टेक्निकल के लिए हर एक सब्जेक्ट को बड़ी डीप में पढ़ा हुआ है सर जी, मैंने उस कंपटीशन में फिल किया है। तो मैंने कोई ऐसी सिंगल बुक तो यूज नहीं की है, लेकिन हर एक सब्जेक्ट को अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है। तो सर मैंने कोई सिंगल बुक नहीं यूज की है उसके लिए। ओके, मतलब इससे पहले भी आप गवर्नमेंट जॉब में थे सर, अभी भी हूँ सर, आज भी हूँ। अच्छा 2070 से हूँ। अच्छा, मतलब इससे पहले तो आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे, उसके बाद तो यार आपने मतलब गवर्नमेंट जॉब के साथ ये प्रिपरेशन किया? बिल्कुल सर जी। तो टाइम कैसे निकाल पाते थे, ये भी एक क्वेश्चन था। आप चूंकि गवर्नमेंट जॉब की बात आई है, आप जॉब के साथ कर रहे थे और बहुत सारे लोग जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू होता है। तो मैं आपसे एकदम स्ट्रिक्टली ये जानना चाहूंगा कि आपका टाइम आवर क्या था, वर्किंग टाइम क्या था जो जाते थे आप जॉब करने, और उसके बाद जो टाइम बचा हुआ था उसमें कब कब आप पढ़ाई करते थे? सर पहली बात बता रहा हूँ कि दिस वुड बी माय 5th गवर्नमेंट जॉब, और मैंने 10 से ज्यादा गवर्नमेंट जॉब पास किया है, ठीक है। कुछ स्किप करने पड़े क्योंकि सेम रैंक के थे, उस हिसाब से जो रिजल्ट बाद में आते हैं कभी कभी, ठीक है सर जी। तो मेरा पहले जब मेरे पास जॉब नहीं थी तब भी मेरा ये रहता था कि 8 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ने का, सुबह 4 शाम को 4, उसके बाद नहीं पढ़ने का, ठीक है। लेकिन सर मैं हमेशा अपने आप को एक टारगेट देता था कि इतना मुझे पढ़ना है, मतलब मेरे पास टारगेट रहता था। वो खत्म हुआ, उसके बाद मैं चला जाता खेलने कूदने, कुछ भी करने के लिए चला जाता था।
और मैं कभी, अच्छा अब जब मुझे गवर्नमेंट जॉब मिली उसके बाद सर मैं आपको बता दूं कि गुजरात की कोई भी गवर्नमेंट जॉब एक्सपेक्ट जो खाकी वर्दी की होती है उसके सिवाय अब देख ले तो 4 घंटे से ज्यादा वर्क होता है नहीं सर जी। 8 घंटे काम करना है, जो 4 घंटे काम होता है 4 घंटे होता है नहीं, तो उस 4 घंटे में आप जितना चाहो पढ़ सकते हो ना। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि वर्क प्लेस में आप जाओ, वहां पे 4 घंटे 5 घंटे की जॉब है, तो आप वर्क प्लेस में भी पढ़ते थे? ऐसा नहीं कि घर आके पढ़ना है, वर्क प्लेस में भी पढ़ना है, वहां पे खाली बैठो तो वहां पे भी पढ़ो? बिल्कुल सर जी। सर मेरी मेजोरिटी जो प्रिपरेशन रही थी वो जॉब जॉब पे रहती थी, और मैं पूरा जो भी पढ़ा हुआ हूँ वो रात को आके बस मैं रिवीजन का ही रखता था 1-2 घंटे के लिए। और अगर मैं सुबह जल्दी उठ जाता, ठीक है, तो मैं सुबह 1-2 घंटे भी निकाल देता था कभी कभी पढ़ने के लिए। लेकिन वो क्या था, जब एग्जाम के 2 मंथ के पहले ही ये सब रहता था। अगर एग्जाम 6 मंथ उसे अवे है तो फिर मुझे घर पे आके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर 2-3 घंटे निकाल लेता था अपनी जॉब से और वहीं से फुर्सत से पढ़ लेता था सर। एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग आपने बताया, इससे पहले मुझे नहीं पता था, हालांकि हमारी बहुत ज्यादा बात भी नहीं हुई, कि आपने 10 से ज्यादा गवर्नमेंट जॉब पास किए हैं। तो यस सर बिल्कुल। मतलब आप सारे एग्जाम, ये मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछूं, बट मैं ये जरूर जानना चाहूंगा, ये मेरी क्यूरियोसिटी है स्पेशली, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे इसलिए नहीं पूछा उन्होंने, कि 10 से ज्यादा आपने पास किया, तो ये क्यों, आप क्यों लाइन लगाना चाहते हैं या गिनीज बुक में जाना चाहते हैं कि ये लो मैंने इतनी सारी पास कर ले, मेरा नाम रखो? मतलब ये लोग 1-2 पास करके फिर जिंदगी एंजॉय करते हैं, क्यों बैर, क्या क्या मतलब क्या करना चाहते हैं आप? नहीं सर, एक तो क्या होता है सर, आप जब एग्जाम देते हो सर, एक साथ 3-4 एग्जाम देते हो, ठीक है, आपको पता नहीं कौन सा में सिलेक्ट होगा, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है आप 3-4 एग्जाम में एक साथ पास हो जाए और वो सारे एक रैंक की होती है, ठीक है, तो सर आप सारे जॉब तो ले नहीं सकते, किसी को तो छोड़ना पड़ता है। मेरे साथ ये हुआ है। तो हम नॉन टेक की बात कर रहे थे, यहाँ पे एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आया है, अब नाम तो उनका नहीं पता चल रहा है, उन्होंने अलग ही #@ बना के नाम भेजा है। तो उन्होंने पूछा है कि कई सारे क्वेश्चन उन्होंने पूछे बट बाकी सारे क्वेश्चन उनके कवर हो गए। उनका एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि जो वोकेबुलरी वाला पोर्शन है, चाहे वो इंग्लिश का हो या फिर गुजराती वाला जो पोर्शन है, उसके लिए अगर कुछ आप स्पेसिफिक एडवाइस देना चाहें तो उसको कैसे प्रिपेयर करें? सर मैं बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश ग्रामर होता है ना सर, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है प्ले हमारे किसी भी एग्जाम में, उसको स्किप नहीं किया जा सकता, वो आपको बड़ा महंगा पड़ सकता है। तो इंग्लिश को करे कैसे, तो मैंने इंग्लिश को कैसे किया, हमारे जो जीसीआरटीसी की बुक होती है ना सर, 8 से लेकर 12 तक, उसके जितने भी स्पेलिंग है ना वो आपको पहले प्रिपेयर करने पड़ेंगे 8 से 12 तक के, ठीक है सर जी। अगर स्पेलिंग नहीं आता ना तो आपका ग्रामर का करोगे क्या, वैसे भी आप कोई ना कोई तुक्का लगा के आ जाओगे, ठीक है, क्योंकि अगर ग्रामर आप स्पेलिंग या वोकैब अच्छे रहेंगे ना तो आप 70% मार्क वैसे भी ले सकते हो। तो ये रहता है कि 8 से 12 तक आप सारे स्पेलिंग करें, उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप जैसे द हिंदू है, टाइम्स इंडिया है, और ऐसे इंग्लिश न्यूज़पेपर है उसकी हेडलाइन पढ़े, और ओनली हेडलाइन पढ़े, और हेडलाइन में जितने स्पेलिंग आते हैं या कोई फ्रेज आते हैं तो उसको कुछ नोट्स में लिखते रहे। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि GSSB का पेपर रहता है ना, उसमें अगर लास्ट मंथ का अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर ले, टाइम्स न्यू क्या तो हिंदू का, तो उसमें कोई फ्रेज यूज किया हुआ होगा ना तो वो आपको एग्जाम में शो करेगा ही करेगा, तो आपका 1 मार्क्स तो वहीं से मिलेगा। विजय जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये जिगर साहब का है। जिगर साहब पूछना चाहते हैं कि चूंकि इतना ब्रॉड सिलेबस है इसका GSSB का, तो इसको इसका स्टार्ट कैसे करना चाहिए? जैसे सिलेबस अगर हमको कवर करना है तो हम टॉपिक वाइज जो ट्रेडिशनल तरीका है हमारा कि हम टॉपिक उठाते हैं, पढ़ते हैं, उसको क्लियर करते हैं, मतलब MCQ चाहे टेस्ट सीरीज चाहे जिस तरीके से भी हम उसको कंफर्म करना चाहें क्लियर करते हैं, उसके बाद दूसरा टॉपिक लेते हैं। तो हमें टॉपिक वाइज पढ़ना चाहिए या फिर मतलब एक MCQ उठाएं, MCQ प्रैक्टिस करते रहे हर टॉपिक का? क्या सही तरीका है, आपने कैसे किया था? अगर GSSB की प्रिपरेशन करनी है, सपोज मैकेनिकल का कोई स्टूडेंट है, मैं स्पेसिफिक बात करूं, तो उसको क्या कर, अगर उसको थोड़ी बेसिक जानकारी है इंजीनियरिंग की तो उसे सिर्फ पहले GSSB के जितने भी ओल्ड पेपर्स है वहीं से स्टार्ट करना चाहिए। उसको पहले ये समझना पड़ेगा कि भाई क्वेश्चन आते कहाँ से। देखो एक बात बताना, कोई सी भी एग्जाम में 100% सिलेबस में सारे क्वेश्चन नहीं आते, 20% सिलेबस में 80% क्वेश्चन आते हैं, वो आप समझ लीजिए किसी भी एग्जाम में। तो GSSB में ऐसा बहुत होता है, तो आपको अगर 20% सिलेबस कौन सा है वो आपको मिल गया ना तो आपका काम हो जाएगा।
मैं आपको गारंटी देता हूँ, क्योंकि मैंने 5 से 7 एग्जाम ऐसे क्रैक किए GSSB की, बता रहा हूँ। तो ये आपकी सलाह ले कि ओल्ड पेपर से आप स्टार्ट करें। और अगर नॉन टेक्निकल की बात करूं मैं, तो आप पहले जो आपको टॉपिक, जो आपको आप कंफर्टेबल है, जैसे कि गुजराती ग्रामर ले लिया, इंग्लिश ग्रामर, रीजनिंग, वहीं से आप स्टार्ट करें। फिर धीरे धीरे आगे जैसे जैसे आपका हो जाए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चले जाएगा ना, फिर आपका हो जाएगा सारा कुछ। तो विजय जी, अब धीरे धीरे हम लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब एक क्वेश्चन है जो बहुत लार्जली पूछा जाता है, होता है टाइम टेबल के बारे में पूछते हैं, और अक्सर सब लोग जानना चाहते हैं कि जो टॉपर्स हैं उनका टाइम टेबल क्या होता है। आपने पहले बताया पढ़ाई के बारे में, बट यहाँ पे दो चीज पूछना चाहूंगा मैं। एक तो टाइम टेबल कैसे प्रिपेयर करें पढ़ाई का, अगर आप कुछ स्ट्रेटजी शेयर करना चाहते हैं अपना तो, और दूसरा रिवीजन की क्या स्ट्रेटजी रखना चाहिए। अच्छा सर, पहले मैं टाइम टेबल पे क्वेश्चन ले लेता हूँ। सर, आप एज ए स्टूडेंट पहले अपने आप को एक टारगेट दे और टारगेट को अचीव करें, ना कि कितने आवर्स कभी मैटर ही नहीं करते किसी भी काम को। अगर आपको कोई काम अच्छा लगता है, आप 12-13 घंटे भी कर सकते हैं। अगर नहीं अच्छा लगता, आप 6 घंटे भी नहीं कर सकते। अपने आप को उसी टारगेट दे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, GSSB भी इतना बड़ा एग्जाम होता नहीं है, तो आप अपने आप को लाइट रखे, ज्यादा बर्डन ना दे यार। आसानी से अगर आप, मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप 4 घंटे एवरीडे दिल से अगर पढ़ते हैं ना, तो 6 मंथ में किसी भी एग्जाम को आप क्रैक सकते हैं। GSSB के इतना कुछ टफ है ही नहीं इसमें। सर जी, मेरे रिवीजन की तो ये स्ट्रेटेजी थी कि मेरे पास इतना, क्योंकि एग्जाम 2080 में डिक्लेयर हो गया और मैंने इस पोस्ट को बड़ी नजदीक से देखा हुआ था, तो सर मैं बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टेड था, तो मुझे इसको पास करना ही करना था। तो सर मैंने बहुत जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, तो मेरा 3-4 मंथ में तो पूरा सिलेबस कवर हो गया। तो एग्जाम के पहले अगर मैं बताऊं तो रिवीजन के लिए मैं 3 से 4 मंथ थे, ठीक है। तो मैं बड़ा आराम से रिवीजन करते करते चला गया वहीं पे। अच्छा, तो अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा एज इट इज जैसे हर इंटरव्यू में रहता है, क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है। इन्होंने, जैसे आप 10 एग्जाम्स क्वालिफाई किए, आपको तो ढेर सारा एक्सपीरियंस है आपको। तो हम चाहेंगे कि आप अपने एक्सपीरियंस को कंक्लूड करके बताएं, आपके अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो एस्पिरेंट्स हैं उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। समटाइम क्या होता है, हम कुछ ऐसी चीजें करने लगते हैं जिनका एग्जाम से दूर दूर तक कोई लेना नहीं होता है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, आपके हिसाब से कोई सजेशन हो तो जरूर बताएं। सबसे पहले अगर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो मैंने किया है, पहले तो मैं ये करता था कि मुझे पता था कि 20% सिलेबस में से 80% क्वेश्चन आते हैं, तो मुझे ये फाइंड करना है 20% वो सिलेबस है कौन सा। तो पहली स्ट्रेटेजी ये बनाई। दूसरी स्ट्रेटेजी आपको बनानी है कि अगर इसी जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे गेट की हो या RTO की, जो कोई स्टूडेंट जो पहली बार फेल हुआ है, जिसने बड़ी मेहनत की और फिर भी वो फेल हो गया, तो आपको उसके जाके मिलना है, उससे उसके रिव्यू पूछने हैं। तो उससे क्या होता है कि आपको उसने जो भी गलतियां की, वो गलतियां आपको पता चल जाएगी, क्योंकि फिर आप वो गलतियों को दोहराओगे नहीं ना। तो ये 2 काम करें, आप जरूर सफल होगे। और मेरी बेस्ट विशेष है आपके साथ। तो अब हम बंद कर रहे हैं इस इंटरव्यू को। उम्मीद करते हैं कि जितने भी क्वेश्चंस आपके लिए शेयर किए गए थे, हमने वो सारे डिस्कस कर लिए हैं। तो विजय, थैंक यू सो मच कि आपने मनु एकेडमी को ज्वाइन किया और आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। हम उम्मीद करते हैं, जैसे हमारी बात भी हो रही थी, आपके भी और भी आगे टारगेट हैं, वो तो मैं आपसे नहीं पूछना चाहूंगा, नहीं लोगों से शेयर करना चाहूंगा, बट ये जरूर हम विशेष देंगे ऑन बिहाफ ऑफ मनु एकेडमी की, जो भी आपके टारगेट हो जिंदगी में, आप जरूर उसमें सक्सीड हो। अगर फिर से हमें जरूरत पड़ती है आपके एक्सपीरियंस की, तो जरूर आपसे कनेक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड शेयरिंग योर स्ट्रेटजी, योर एक्सपीरियंस। Thank you, sir. It's my honor that I have interview with you. सर, मैं बड़ा खुश हुआ आज आपके साथ बात करके, मुझे बड़ा अच्छा लगा सर। चलिए, और आपसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, आपको मैसेज भी जरूर आएंगे, पर्सनल मैसेजेस काफी आएंगे बच्चों के। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप थोड़ा सा बच्चों को गाइड जरूर करेंगे, जो तैयारी कर रहे हैं उनको गाइड करेंगे। और अगर आप हेल्प कर सकते हैं मटेरियल के थ्रू या कोई और भी चीजें आपके पास हो जो उनकी हेल्प कर सकती हैं, तो आप जरूर शेयर करें उनके साथ। चलिए, थैंक यू सो मच अगेन एंड बेस्ट विशेज हमारे तरफ से। ओके सर।